हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और बच्चे, आज जो हमारा चैप्टर है वो है निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग। देख सकते हैं सभी बच्चे, निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन। देखिए बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर दो शब्द है, याद रखिएगा। हेडिंग में पहला शब्द है निर्वाचन और दूसरा शब्द है निर्वाचन आयोग। तो पहले हम निर्वाचन को समझेंगे, निर्वाचन क्या है, उसके बाद हम किस पर जाएंगे, निर्वाचन आयोग पर। पूरी बात समझ में आई? देखिए, एक एक चीज हमें क्लियर करनी है। तो चलिए, सबसे पहले हमें समझना है निर्वाचन को, कि मैं यहाँ निर्वाचन से आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि पहले याद रखना है आपको कि संविधान जो है हमारा, संविधान से एक, जिसे मैंने आपको बताया था कि वो संविधान की कुंजी है, संविधान का मौलिक ढांचा है। तो क्या है वो मौलिक ढांचा? वो है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। क्लियर है बच्चे? क्या है वो? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो बच्चे एक बात क्लियर कीजिएगा कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में एक बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है बच्चे? एक बात लिखी गई है। वो ये बात लिखी गई है कि भारत जो है क्या होगा, एक लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या है भारत? एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। देखिए, इस बात को एकदम क्लियर कीजिए कि संविधान की जो उद्देशिका है उसमें साफ ये बात कही गई है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो बच्चे, सबसे पहले हमें समझना है कि लोकतांत्रिक गणराज्य बताना क्या चाहता है। ये बताना चाहता है बच्चे कि देश में उन सभी नागरिकों को जो मतदान कर सकते हैं, निर्वाचन में भाग लेने का क्या है, अधिकार है। देखिए बच्चे, क्लियर है? क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि देश के उन सभी नागरिकों को, देश के उन सभी नागरिकों को, उन सभी नागरिकों को जो मतदान में भाग ले सकते हैं, जो मतदान में भाग ले सकते हैं। क्लियर हो चुका है? इस बात को समझिए बच्चे, हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि लोकतांत्रिक गणराज्य क्या कहना चाहता है कि देश के उन सभी नागरिकों को जो मतदान में क्या कर सकते हैं बच्चे, भाग ले सकते हैं। क्लियर है? या हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए इसको और आसान भाषा में हम ये बना सकते हैं कि देश के उन सभी नागरिकों को जो मतदान कर सकते हैं। देखिए, और मैं इजी बना देता हूं कि उन सभी नागरिकों को जो मतदान कर सकते हैं, जो मतदान कर सकते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? देखिए, स्पष्ट है कि संविधान की जो प्रस्तावना उद्देशिका है वो ये कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। और लोकतांत्रिक गणराज्य साफ कहता है कि देश के उन सभी नागरिकों को, केयर कीजिएगा बच्चे, मैंने नागरिक शब्द यूज किया है, देश के उन सभी नागरिकों को जो मतदान कर सकते हैं वो निर्वाचन की प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं बच्चे, भाग ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मत देने का एक अधिकार है। याद रखिएगा, इससे साफ पता चल रहा है कि भारत के नागरिकों को मत देने का क्या है, एक अधिकार है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या मत देने का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार है, तो हम क्या कहेंगे? इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। याद रखना है आपको कि मत देने का अधिकार, क्लियर है? क्लियर है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि पहले प्रश्न है कि मत देने का अधिकार, फिर कैसा अधिकार है। तो एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा, मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। क्लियर हो चुका? आप कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे कि मत देने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि साफ कहा गया है कि हमारा जो मत देने का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। तो बच्चे ये समझिए कि ठीक है, अगर मत देने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है तो फिर ये कैसा अधिकार है? तो याद रखना है कि बल्कि यह एक सांविधिक अधिकार है, बल्कि यह एक सांविधिक अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है। क्या है बच्चे? एक सांविधिक अधिकार है। पहले तो छोटी बातों को समझ लीजिए। मैं फिर से कह दूं
कि लोकतांत्रिक गणराज्य ये कहता है कि देश के उन सभी नागरिकों को जो मतदान कर सकते हैं वो निर्वाचन में क्या करते हैं बच्चे, भाग लेते हैं। और मत देने का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है, यह एक सांविधिक अधिकार है। क्या है बच्चे, यह एक सांविधिक अधिकार है। और याद रखिएगा, यह जो है साफ कहा गया है कि नागरिक अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाते हैं। याद रखिएगा कि नागरिक सरकार के गठन में, नागरिक अपने सरकार के गठन में, नागरिक अपने सरकार के गठन में, सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि मत देने का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं, ये एक सांविधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। और नागरिक क्या करते हैं बच्चे, अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और अधिकार का प्रयोग करके नागरिक अपने सरकार के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक जो है बच्चे अहम भूमिका निभाते हैं। और देखिए कहा भी गया है कि संसदीय प्रणाली में साफ है कि जिस दल को जितना ज्यादा मत मिलता है उसे उतनी ही बहुमत मिलती है, और जितनी बहुमत मिलती है वही दल क्या करती है बच्चे, सरकार का गठन करती है। पर ये बहुमत देता कौन है, ये बहुमत जो है भारत के वैसे नागरिक दे रहे हैं जो अपने इस कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हैं और सरकार को क्या करते हैं बच्चे, चुनते हैं। पूरी बात आपको समझ में आ चुकी है। चलिए अब एक बात याद रखिएगा कि संविधान में निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का कोई विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि संविधान में निर्वाचन या निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है उनका कोई विस्तार से उल्लेख नहीं है। ये मत सोचिएगा बच्चे कि इन चीजों का क्या है, कोई विस्तार से उल्लेख है। बस साफ कहा गया है कि निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधान जो है उसको बनाने की शक्ति किसे दी गई है, संसद को दी गई है। इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित, क्लियर है, निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को, निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिनियमित करने की, प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति, प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति किसे दी गई है, संसद को दी गई है। बस इतना याद रखिएगा बच्चे, अधिनियमित करने की शक्ति संसद को दी गई है। पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो अब याद रखना है कि निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उन सब को अधिनियमित करने की शक्ति भारत के संविधान ने किसे दी है, सिर्फ और सिर्फ संसद को। क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा बच्चे कि निर्वाचन और निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रावधान है उनका संविधान में कोई विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं है, पर संविधान ने संसद को यह शक्ति जरूर दे दी है कि आप निर्वाचन और निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रावधान है उन सबको क्या कीजिएगा, अधिनियमित कीजिएगा। और बच्चे इसी अधिकार को लेकर संसद जो है निर्वाचन से संबंधित सारे प्रावधान को बनाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, परिसीमन अधिनियम है। आखिर ये सब काम कौन कर रहे हैं, ये सब काम कौन कर रहे हैं बच्चे, तो वो संसद कर रहे हैं। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई। चलिए अब जरा निर्वाचन से संबंधित हम संवैधानिक उपबंध की भी बात कर लें। पहले मैं ये मिटा दूं, ये आप लोग पूरी बात अच्छे से समझ चुके हैं। अब आते हैं संवैधानिक उपबंध। अब ये देखिए कि आखिर क्या संवैधानिक उपबंध है जो निर्वाचन से संबंधित है, ताकि आपको किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं हो। तो याद रखेंगे बच्चे कि हम निर्वाचन में अब क्या समझेंगे, निर्वाचन में हम ये समझेंगे बच्चे संबंधित संवैधानिक उपबंध, संबंधित संवैधानिक उपबंध, संवैधानिक उपबंध। पूरी बात आपको एकदम क्लियर हो चुकी है। अब आइए देखते हैं कि आखिर निर्वाचन से संबंधित कौन कौन से संवैधानिक क्या है, उपबंध है। तो बच्चे पहले याद रखिएगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचन नामावली होगी। क्लियर है।
चलिए समझना शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, यानी जितने भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं, क्लियर है, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी। एक निर्वाचक क्या होगी बच्चे? नामावली, निर्वाचक नामावली होगी। अब निर्वाचक नामावली क्या होती है? आप इसी को कहते हैं वोटर लिस्ट होगी। क्या कहते हैं आप इसे? वोटर लिस्ट होगी। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जितने भी निर्वाचन ये क्षेत्र हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं, सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी, एक वोटर लिस्ट होगी। ये निर्वाचन से संबंधित क्या है? संवैधानिक प्रावधान है। अच्छा, दूसरा क्या है बच्चे कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी जो नागरिक है बच्चे, वो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर जो है सम्मिलित होने के लिए अपात्र नहीं होगा। याद रखेंगे कि कोई भी नागरिक आर्टिकल 15 के आधारों पर निर्वाचक नामावली के लिए अपात्र नहीं होगा। देखिए यहाँ आपको समझना है, मैंने आर्टिकल 15 के आधार आपको बता दिए हैं। आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 15 का क्या आधार है, और इस आंसर को आप लोग खोजिए और फिर मुझे आप लोग बताइए। क्लियर है? तो आर्टिकल 15 के आधार पर याद रखिएगा, आर्टिकल 15 का जो भी आधार है उस पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक जो है अपात्र नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि हम उसे अपात्र बना देंगे, उस लायक नहीं बनाएंगे और कहेंगे आर्टिकल 15 के आधार पे, ऐसा नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर एक बात और याद रखिएगा कि कोई भी नागरिक, फिर वही बात है बच्चे, आर्टिकल 15 के आधार पर दावा नहीं कर सकता, मतलब निर्वाचक नामावली के लिए दावा नहीं कर सकता है। क्लियर है? यहाँ फिर देखिए मैंने आर्टिकल 15 की बात कर दी है। अब आपको फिर यहाँ भी पता करना है कि भाई यहाँ पर फिर आर्टिकल 15 क्यों आया है। क्लियर है? उसके आधार आपको खोजने हैं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि कोई भी नागरिक आर्टिकल 15 के आधारों पर निर्वाचक नामावली के लिए अपात्र भी नहीं होगा, और न ही कोई नागरिक आर्टिकल 15 के आधार पर दावा करेगा कि नहीं भाई हमें को लाना होगा, हमें तुम लेकर आओ। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो अपात्र नहीं होगा बच्चे, ये हम किस आर्टिकल के तहत डील करते हैं? तो ये आर्टिकल 325 में हम डील करते हैं। चलिए ये भी आप जान लीजिए, आर्टिकल 325 पे हम डील करते हैं। चलिए ये बात समझ में आया। अच्छा, फिर याद रखिए लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा के लिए निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा। क्लियर है? याद रखना है कि लोकसभा एवं विधानसभा के लिए निर्वाचन लोकसभा एवं विधानसभा के लिए निर्वाचन व्यस्क मतदान के आधार पर होगा। ये आपको मैंने पहले भी समझा दिया है, व्यस्क मतदान के आधार पर होगा। ये भी साफ कहा गया है बच्चे कि जो लोकसभा और अगर विधानसभा के लिए हम निर्वाचन की बात करें, यहाँ सिर्फ मैंने लोकसभा का है, यहाँ सिर्फ विधानसभा का है, उसके लिए निर्वाचन जो है किसके आधार पर होगा? व्यस्क मतदान के आधार पर होगा। क्योंकि राज्यसभा और विधान परिषद का इलेक्शन बच्चे कुछ अलग तरीके से होता है, इसलिए याद रखिएगा कि लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचन है वो सिर्फ किसके आधार पर होगा? व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आर्टिकल 326 है। क्लियर हो चुका है? अच्छा, फिर याद रखना बच्चे कि कोई भी व्यक्ति जो है, क्लियर है, मतदाता के रूप में केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र से पंजीकृत हो सकता है। याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति
सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र से क्लियर है। याद रखना है बच्चे, जो भी व्यक्ति वोट देता है वोटर लिस्ट में, वो जो है सिर्फ एक ही निर्वाचन क्षेत्र से क्या हो सकता है, पंजीकृत हो सकता है। ये नहीं कि वो 10 जगह का वोटर आईडी बनवा के रख ले, पंजीकृत हो सकता है। स्पष्ट है? तो भूलना नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र से पंजीकृत होंगे। ये नहीं कि आप 10 जगह की अपनी वोटर आईडी बनवा ले। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं, देखते हैं कि यहाँ संसद को क्या शक्ति प्राप्त है। देखिए बच्चे, ये जो है पहले मैंने आपको निर्वाचन से संबंधित जो संवैधानिक उपबंध थे वो बता दिए। अब आते हैं हम संसद को प्राप्त शक्तियां, यानी निर्वाचन से भारत की संसद को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है। जब ये चीजें क्लियर होंगी तो जब मैं आपको निर्वाचन आयोग के ऊपर लेकर आऊंगा तो बस आपको सिर्फ उसे पढ़ना है, आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर हो चुका है ना? अब यहाँ सभी बच्चे फिर से क्लियर करेंगे, हम फिर आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं संसद को प्राप्त शक्तियां। यानी कि निर्वाचन से संसद को क्या शक्तियां जो है प्राप्त हैं। तो बच्चे इसमें सबसे पहले हम आते हैं आर्टिकल 327 की बात करते हैं। देखते हैं आर्टिकल 327 क्या कहता है। आर्टिकल 327 क्लियर है बच्चे? देखिए 327 ये कहता है कि संसद विधि द्वारा दोनों सदनों, याद रखिए क्या कहता है आर्टिकल 327 कि संसद विधि द्वारा दोनों सदनों, संसद विधि द्वारा दोनों सदनों, देखिए एक सदन की बात नहीं हुई है, यहाँ पर क्या है, दोनों सदनों की बात की गई है। दोनों सदनों के साथ विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए, देख लेना, दोनों सदनों तथा विधानमंडल के मंडल के प्रत्येक सदन, देख रहे बच्चे, यहाँ पर मैंने संसद के दोनों सदन कहा और फिर विधानमंडल के क्या कहा, प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन से संबंधित विषयों पर विधि का निर्माण कर सकता है के लिए, निर्वाचन से संबंधित विषयों पर, निर्वाचन से संबंधित विषयों पर विधि का निर्माण कर सकता है, विधि का निर्माण कर सकता है। एकदम क्लियर हो गया बच्चे? विधि का निर्माण कर सकता है। तो चलिए हमने आर्टिकल 327 में भी इस बात को समझ लिया कि संसद जो है दोनों सदनों के लिए और फिर विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन से संबंधित विषयों पर क्या कर सकता है, विधि का निर्माण कर सकता है। ये संसद को शक्तियां प्राप्त है। क्लियर है? अच्छा, अब इसके तहत क्या क्या कर सकता है बच्चे? अगर मान लीजिए इसके तहत संसद को करना है तो वो क्या करेगा? तो देखिए इसके तहत बहुत से काम है, जैसे निर्वाचक नियमावली तैयार करना। देखिए क्या क्या कर सकता है। पहले तो निर्वाचक की जो नियमावली है, वोटर वाली जो नियमावली है, वो भी तैयार कर सकता है। देख रहे हैं, संसद को ये भी शक्ति है कि वो निर्वाचक नियमावली को भी तैयार करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेगा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी कर सकता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ये सब संसद को मिला है बच्चे, क्षेत्रों का परिसीमन, यानी निर्वाचक नियमावली भी तैयार करेंगे, निर्वाचन क्षेत्रों का ये परिसीमन भी करेंगे, और उसके बाद क्या है बच्चे, और फिर विधानमंडल के गठन से संबंधित विषय पर भी ये कर देंगे। विधान मंडल के गठन से संबंधित विषय पर पूरी बात समझ में आ गई?
तो देख सकते हैं कि आर्टिकल 327 का एस्पेक्ट बहुत बड़ा है। इसमें साफ कहा गया है कि संसद विधि द्वारा दोनों सदनों तथा विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन से संबंधित विषयों पर विधि का निर्माण कर सकता है। वो निर्वाचक नामावली भी तैयार करवा सकता है, निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन करा सकता है और विधानमंडल के गठन से संबंधित विषयों पर भी वो क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चे कि राज्य विधानमंडल केवल राज्य के निर्वाचन के संबंध में विधि बना सकता है। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि जो राज्य का विधानमंडल है, केवल राज्य विधानमंडल केवल राज्य में निर्वाचन के विषय पे कानून बना सकता है। राज्य में निर्वाचन के विषय पर कानून बना सकता है। राज्य में निर्वाचन के विषय पर कानून बना सकता है, यानी कि उस राज्य के अंदर बच्चे, ठीक है, कानून बना सकता है। इस बात को भी याद रखना है कि राज्य विधानमंडल को भी अधिकार है, लेकिन वो केवल राज्य के निर्वाचन के विषय पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, और किसी विषय पे वो कानून नहीं बना सकता। क्लियर हो चुका? अच्छा, अब एक बात और याद रखिएगा कि इसकी भी सीमा है। क्या है? जैसे मैंने कहा है कि राज्य विधानमंडल केवल राज्य में निर्वाचन के विषय में कानून बना सकता है, लेकिन